Good morning to all of you again. हिस्ट्री क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द मॉडर्न वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हुए हम उसका आज पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, ये कह रहा है द आर्ट and the architecture during this period too followed by Greek and Roman models। इसका मतलब क्या होता है? कहते उस समय का जो आर्किटेक्चर था, ये लोग मतलब यूरोपियन लोग, जहाँ पर हम लोग का रेनेसांस चल रहा था, ये लोग रोम एंड ग्रीक का जो आर्किटेक्ट का मॉडल है उसको वो फॉलो कर रहे थे। वैसे ग्रीक एंड रोम का आर्किटेक्चर क्या होता था? उस समय पे आर्किटेक्चर होता था राउंडेड आर्चेस होता था। राउंडेड आर्चेस क्या है, मैं यहाँ पे फिगर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। और डोम शेप होता था। डोम शेप क्या है, ऑलरेडी आप 6-7 में पढ़ चुके हैं और इसका फिगर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड ग्रेसियन पिलार्स। ओके, और ये सारा चीज़ क्या हो रहा था ना, रेनेसांस के समय पर यूरोपियंस इसको अपना आर्किटेक्चर में इंक्लूड कर रहे थे। ओके, द आर्टिस्ट्स नाउ बिगन टू पेंट फिगर्स इन ए नेचुरल मैनर। बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा है यहाँ पे। जितने भी आर्टिस्ट थे वो अपने आप को चेंज करने लगे थे। वो क्या करने लगे थे, जो भी पेंट वो बना रहे थे सब कुछ नेचुरल मैनर में चल रहा था, सब कुछ नेचुरल वो पेंट कर रहे थे। दे नाउ पेंटेड नेचुरल लैंडस्केप। वो क्या पेंट करने, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय पर जो नेचुरल लैंडस्केप था उसी को वो पेंट कर रहे थे। दे स्टडीड ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्री एंड यूज देयर नॉलेज टू डेवलप पर्सपेक्टिव इन देयर पेंटिंग्स। इंटरेस्टिंग, देखिए ये पेंटिंग करने के लिए ज्योमेट्री एंड ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वो स्टडी करने लगे थे और वहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहा था उस कंक्लूजन को लेके वो अपना पेंटिंग्स को बना रहे थे। ओके, स्कल्पचर्स टू केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रियलिस्टिक आर्ट एंड क्लासिकल ग्रीस एंड रोम। Some of the famous artists of the period were लियोनार्डो दा विंसी एंड मैकेलेंजेलो। आप लियोनार्डो दा विंसी का नाम तो सबको ही जानते होंगे। उनका जो पेंटिंग्स था मोनालिसा, ये वर्ल्ड फेमस है, जिसके कारण लियोनार्डो इतना फेमस है। ओके, सो उस समय पे फेमस आर्टिस्ट का नाम क्या बोला, लियोनार्डो दा विंसी एंड मैकेलेंजेलो। ओके, Michelangelo's greatest painting was on the ceiling of Sistine Chapel in the Vatican, रोम। अभी यहाँ पे एक समस्या ये आ रहा है, चैपल क्या है? चैपल एक्चुअली छोटा सा मंदिर होता है, जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं या चर्च कहते हैं। ओके, कहीं पर हॉस्टल पे हो गया, होटल में हो गया, या हॉस्पिटल में हो गया, या कोई इंस्टीट्यूट्स में हो गया, जहाँ पर भगवान को पूजा किया जाता है या क्रिस्ट को पूजा किया जाता था उस समय पर, उस जगह को क्या कहते हैं, चैपल कहते हैं। और ये सिस्टाइन चैपल क्या है, सिस्टाइन चैपल जो पोप थे उनका रेसिडेंस भी था और वहाँ पर वर्शिप भी किया जा रहा था, उसी को कहते हैं सिस्टाइन चैपल। अब कहता है जो सिस्टाइन चैपल था उसका जो सीलिंग था, उसके सीलिंग के ऊपर किसका पेंटिंग था ना, मैकेलेंजेलो का पेंटिंग बना हुआ था। ओके, अभी देखेंगे हेडिंग बिगनिंग ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने जैसे आपको पहले से बता दिया हूँ, उस समय पे नया नया आइडिया आने लगा। इंसान ह्यूमन के ऊपर और नेचर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बनने लगा। जब ये सारा चीज़ इंसान के ऊपर बनने लगा तो साइंस भी धीरे धीरे इसी हिसाब से डेवलप करने लगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रिनेसांस असर्ट इन द एरा ऑफ साइंस। असर्ट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस। रिनेसांस ही साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। ओके,
people began to think for themselves and rejected the blind authority of the church. इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ये कह रहा है पीपल बिगन टू थिंक फॉर देमसेल्फ, इंसान अपने बारे में सोचने लगा भी। एंड जो चर्च का टीचिंग्स था, जो ऑथोरिटी था, जो ब्लाइंड बिलीव था, उसको धीरे धीरे वो क्या करने लगे, रिजेक्ट करने लगे, अपनी लाइफ में उसको वो यूटिलाइज नहीं करने लगे। हर इंसान क्या करने लगा, अपने अपने बारे में सोचने लगा, थिंकर्स अपने बारे में सोचने लगे। नया नया जो स्कॉलर्स थे, जो बाहर से पढ़ के आ रहे थे, वो भी अपना अपना नया नया आइडियाज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे और लोगों को टीचिंग्स दे रहे थे। साइंस नाउ बिगन टू मेक इट्स इनरोड्स इनटू द कॉमन साइक। वाओ, इंटरेस्टिंग। साइंस अपने जीवन का हिस्सा बन चुका था। इसका कहने का एक मतलब होता है साइंस उस समय में जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। उससे पहले वो रिलीजन को अंधे की तरह विश्वास कर रहे थे, अभी वो बिलीव नहीं रहा। अभी इंसान साइंस के ऊपर फोकस करने लगा। फ्रांसिस्को बैकन, द इंग्लिश फिलोसोफर, एडवोकेटेड दैट नॉलेज कैन बी गेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑलरेडी क्लास 6 में जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, ये बात मैं आपको समझाया था कि नॉलेज को हम कैसे गेन कर सकते हैं, ना ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। उस समय पे इंसान का दिमाग इतना डेवलप हो चुका था, न्यू थिंकर्स इतना सोच पा रहे थे। वो बोल रहे थे हम नॉलेज को कैसे डेवलप करेंगे, ना ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। और इसको पहली बार किसने कहे थे, ना फ्रांसिस बैकन। ओके, ठीक है, आगे फिर आते हैं। आगे में कह रहा है इन एस्ट्रोनॉमी ए पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोpernicus proved that all planets including the earth revolved around the sun। अभी हम लोग को जो थ्योरी पता है, क्या सन सेंटर है और चारों तरफ 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, यस और नॉट। सो ये थ्योरी किसने दिया था, ये थ्योरी पहले निकोलस कोpernicus ने दिए थे। ओके, रिनेसांस के समय पर। इससे पहले ये क्या था, दिस व्यू वॉज रिवोल्यूशनरी आज टिल दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इंटरेस्टिंग। इससे पहले सबको ये सोच रहा था अर्थ क्या है, अर्थ सेंटर है और सारे जितने भी प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, पूरा यूनिवर्स उसके चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन ये थ्योरी गलत था। अभी जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या सन सेंटर है और अर्थ घूम रहा है। लेकिन बिफोर रिनेसांस सबको ही सोच रहा था कौन, अर्थ सेंटर है और सारा यूनिवर्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेटर गैलीलियो, एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप कन्फर्म्ड द थ्योरी डेवलप्ड बाय कोpernicus। बाद में क्या हुआ, गैलीलियो एक ग्रेट साइंटिस्ट है, वो इटालियन साइंटिस्ट है, वो टेलीस्कोप के माध्यम से ये चीज़ को कंफर्म करवा दिए कि हाँ जो कोpernicus बोले थे वो बात सही है, सूरज सेंटर है और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। However, this theory was not accepted immediately because it was against the church teaching। लेकिन लोग उस समय पर भी, चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, चर्च का टीचिंग्स का ये खिलाफ था। ओके, तो लोग इस चीज़ को मानने के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं थे। Both for the first time the scientific study of the heavenly bodies became possible। Okay, the initiative taken by Copernicus and Galileo was further developed by Kepler and Isaac Newton। Kepler, a scientist from Germany, explained the help of mathematics how planets move around the sun। Newton, a great scientist of England, with the help of mathematics proved that all heavenly bodies move according to the law of gravitation। Interesting। वो क्या कहा, ठीक है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अर्थ के सूरज की चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे, लेकिन ये पहली बार एस्ट्रोनॉमी के ऊपर पढ़ने का मतलब एस्ट्रोनॉमी के ऊपर पढ़ा जा रहा था, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर सोचा जा रहा था। ओके, ये जो
थ्योरी दिए थे कौन कौन ना, गैलीलियो एंड कोपरनिकस, उसको आगे बढ़ाते गए और दो साइंटिस्ट का नाम दिया जिनको कहते हैं केपलर एंड आइजैक न्यूटन। ओके, केपलर क्या किए? केपलर एक जर्मनी साइंटिस्ट थे, वो मैथमेटिक्स के थ्रू समझाए कि प्लैनेट कैसे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ओके, केपलर क्या दिए ना, सन के चारों तरफ कैसे प्लैनेट्स घूम रहे। और जो न्यूटन थे वो क्या बोले, ए ग्रेट साइंटिस्ट, ये इंग्लैंड के थे, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स प्रूव दैट ऑल हेवनली बॉडीज मूव अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो कैसे घूम रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑलरेडी थोड़ा बहुत आई थिंक 8th क्लास है तो आपको समझ में आया कि ग्रेविटेशन क्या है। आईसीएसई बोर्ड में तो थोड़ा सा बिफोर ये चीज़ पता चलता है। ओके, तो न्यूटन्स प्रूफ किए मैथमेटिकली कि हाँ बॉडी कैसे मूव कर रहा है, जितना भी हेवनली बॉडी है कैसे वो सूरज की चारों तरफ घूम रहा है। ओके, Another scientist was William Harvey who discovered how blood circulated in the body। अभी और एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी उस समय पर हुआ, उससे पहले ब्लड कैसे बॉडी में सर्कुलेट होता था किसी को पता नहीं था, और पहली बार विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात किए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज रिनेसांस साइंटिस्ट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अभी देखिए ये कह रहा है कि इस पीरियड का सबसे बड़ी बात जो है, जो चीज़ को हमको गौर करना चाहिए वो है कि लोगों का जो डिपेंडेंट था रिनेसांस के समय पर वो था क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑलरेडी ये चीज़ हम पहले से बता हुए हैं कि जो भी फोकस था उस समय पर जो थिंकर्स थे क्या था ना, क्वेश्चनिंग था, ऑब्जर्वेशन था एंड एक्सपेरिमेंटेशन था। दिस इज द साइंटिफिक मेथड एंड अप्रोच which largely influenced the ideas during that period। ओके, यही सारा चीज़ क्या रिनेसांस को भी इन्फ्लुएंस्ड किया। ओके, थैंक यू।